हिममानव की रहस्यमय गाथा चैप्टर 5 चंद्रलोक पठार पर। कैटापुल्ट की मरम्मत हो गई और उसकी सहायता से चंद्रलोक पठार से कालमेघ पर्वत पर रस्से से लटक कर जाने की युक्ति बना ली गई। कालमेघ पर्वत पर स्थित एक चट्टान से रस्से का एक छोर बांधा गया, दूसरा छोर कैटापुल्ट से प्रक्षेपित करके चंद्रलोक पर्वत पर स्थित देवदार के पेड़ पर फंसा दिया गया। दूसरे छोर पर बंधा हुआ एंकर देवदार के पेड़ से लिपट कर वापस लटक कर पाताल खड्ड की तरफ स्थित एक कटीली झाड़ी में फंस गया था। सबसे पहले चार्ली रस्से की मजबूती को आजमा लेने के बाद रस्से पर लटकते हुए पाताल खड्ड को पार करके चंद्रलोक पठार पर पहुंचा। पाताल खड्ड पार करते समय उसे नदी की गड़गड़ाहट और कलकल की धुन बड़ी मनोहारी लगी। पाताल खड्ड को पार करते समय उसे असीम आनंद और रोमांच का अनुभव हुआ। चंद्रलोक पठार पर पहुंचकर उसे इतना गर्व महसूस हुआ कि जितना तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का भी नहीं हुआ होगा। वहां पहुंचकर उसने रस्से को झाड़ी से छुड़ाया, एंकर खोला और पेड़ से लपेटकर पक्की गांठ मार दी। उसके पीछे ही हर्ष और कत्यूषा स्लीपिंग बैग और अपने अन्य साजो सामान के साथ चंद्रलोक पठार पर उतरे। उन्होंने योगी सतव्रत से भी वहां आने का आग्रह किया। योगी ने हंसते हुए उनकी बात टाल दी और कहा, मैं शाम तक जरूर वहां पहुंचूंगा। तीनों लोग बड़े खुश थे और इधर उधर चंद्रलोक पठार पर तेज कदमों से टहल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच चंद्रलोक पहुंच गए हों। थोड़ी देर तक टहलने घूमने के बाद वे तीनों उत्तर पश्चिम की तरफ जाकर चंद्रलोक पठार के उस उभरे हुए स्थान पर आराम से जमीन पर बैठ गए जहां से अब दूसरी तरफ की ढलान, जो कि अत्यधिक धीमी थी, शुरू होती थी। तीनों आपस में बातें कर रहे थे। सबसे पहले हर्ष बोला, मुझे तो यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है कि जैसे हम सचमुच चंद्रलोक पहुंच गए हों। प्रत्यूषा ने अपना मत प्रकट किया, मुझे तो लगता है कि यह जगह चांद नहीं मंगल ग्रह की जमीन हो। देखे दूर तक फैला हुआ यह पठार, यदा कदा बीच बीच में छिटकी हुई घास की चादर और खिले हुए असंख्य छोटे छोटे फूल। ऊपर नीला स्वच्छ आकाश, बादलों का एक टुकड़ा भी नहीं। नीचे लाल भूरी धरती। वाह, सचमुच परीलोक सी लगती है यह जगह। चार्ली ने अनुभव का वर्णन कुछ इस प्रकार किया, यह तिब्बत का पठार यानी दुनिया की छत। तुम लोग जानते हो कि महात्मा बुद्ध का और उनके शिष्यों का देश, साख्यों और लामाओं का देश यही है। यहाँ पर सुंदर मनोहारी झीलें हैं, प्रकृति का नीरव सा संगीत है, यहाँ के कड़कड़ में शांत रस घुला है। कत्यूषा ने कुछ और जानकारी देते हुए बताया, सच कहा तुमने। और हाँ, यही देश याकियों के लिए भी मशहूर है, जिसे हम बचपन में अपनी अक्षरमाला की किताबों में देखा करते थे। यह पठार सहतूतों की ऊन और सफेद तेंदुए के लिए भी बड़ा मशहूर है। हर्ष ने कालमेघ पर्वत की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बाबा चट्टान पर बैठे हुए दिख रहे हैं। वे भारत में हैं और हम तिब्बत में। आज की रात तो हमें यहाँ बिताना अच्छा लगेगा। कत्यूषा और चार्ली ने उसकी बात पर सहमति जताई। शाम का वक्त था। तीनों खोजियों ने 1-2 घंटे संध्या में आराम किया। बाद में तीनों ने फैसला किया कि चंद्रलोक पठार पर रात में घूम घूम कर जीवों, जंतुओं और उनकी भौगोलिक स्थिति का मुआयना करेंगे। उस दिन बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। 4 दिन तक बाद बुद्ध पूर्णिमा होनी थी। चांद आकाश में खिला था। हर तरफ चांदनी छिटकी हुई थी। चांदी से चमकते दूर दूर धुंधले से दिखते बर्फीले पर्वत शिखर, पठार, फैली हुई झाड़ियां, यदा कदा देवदार के वृक्ष, छोटे बड़े शिलाखंड, चारों ओर एक अजब सी चांदनी का माया जाल सा था। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। ऐसे में तीनों खोजी अपनी निद्रा और आराम को त्याग कर चंद्रलोक पठार की भौगोलिक स्थिति की टोह लेने के लिए निकल पड़े थे। वे तीनों खोजी टॉर्च, डायरी, कैमरे जैसी चीजें अपने साथ लिए हुए थे। वे लोग चंद्रलोक पठार की धीमी ढलान पर चलते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ा ही आगे जाने पर उन्हें पठार का समतल प्राय मैदान मिला, जिस पर हरी घास सी चादर बिछी हुई थी। तभी चार्ली ने कहा, मुझे उस तरफ कुछ नजर आ रहा है। हालांकि उसने टार्च नहीं जलाई, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि टार्च जलाने से आसपास के जानवरों और हिममानवों को उनकी उपस्थिति का एहसास हो जाएगा, जिससे वे सतर्क हो जाएंगे और उनकी खोज में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वे तीनों तेजी से उधर ही बढ़ रहे थे जिधर चार्ली ने इशारा किया था। नजदीक पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वहां पर किसी बड़े चौपाया जानवर, शायद याक की हड्डियों का पूरा कंकाल ही पड़ा था। कत्यूषा ने बड़े विस्मय से कहा, इस छत बिछत कंकाल को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसकी बलि चढ़ाई गई हो। बाद में खोज करते जाने पर उन्हें कुछ
ऐसे ही छोटे बड़े जानवरों के कंकाल मिले जो कि संभवतः भेड़ों, बकरियों और याकों के थे। वे लोग यहाँ से मुआयना करते हुए पश्चिम की ओर काफी आगे तक निकल गए। आगे और पठार की ऊंचाइयां बढ़ने लगी थी। वे लोग उस पठार की ऊंचाई के उस बिंदु पर पहुंचे जहां पर फिर से ढलान शुरू थी। वहां पर जाकर वे तीनों खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि पठार के इस हिस्से के खत्म होने के बाद नीचे एक तलहटी है जिसमें उन्हें तिब्बतियों का एक झुंड सा नजर आया, जिसमें याक और तंबू दिख रहे थे तथा भेड़ और बकरियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। हर्ष ने कुछ याद करते हुए कहा, अब बात मेरी समझ में आई। क्या तुम्हें याद है कि उस दिन बाबा ने बताया था कि तिब्बती लोग बुद्ध पूर्णिमा को चंद्रलोक पठार पर उत्सव भी मनाते हैं? चार्ली ने उसका साथ सहमति से जताते हुए कहा, उनके तंबू वाले पड़ाव को देखकर लगता है कि ये लोग यहाँ ज्यादा दिन से ठहरे हुए नहीं हैं। उनके डेरे और तंबू इस बात के साक्षी हैं कि ये लोग अपनी किसी यात्रा पर हैं। कत्यूसा ने अनुमान लगाया, आज बैसाखी की एकादशी है और 4 दिन बाद बैसाख की बुद्ध पूर्णिमा है। चार्ली ने कहा, ये लोग चंद्रलोक पठार पर अवश्य ही बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाने आएंगे। हर्ष ने एक सवाल किया, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि तिब्बती लोग दूर दराज से सुनसान और दुर्गम स्थान पर ही उत्सव मनाने क्यों आते हैं? जहाँ पर रहते हैं वहां पर ही क्यों नहीं मना लेते? मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कोई रहस्य है। कत्यूसा ने अपनी बात जोड़ी। उस रहस्य का पता बुद्ध पूर्णिमा के पहले नहीं लग सकता और बुद्ध पूर्णिमा को अभी 4 दिन बाकी हैं। वे तीनों लोग वापस वहीं से लौट पड़े। लौटते हुए वे आपस में बातें भी कर रहे थे, खासकर आगे की योजनाओं पर। अंत में ये तय हुआ कि अगले दिन ये लोग चीखती घाटी और मौन घाटी की खोज में निकलेंगे। वहां से लौटने के बाद तिब्बती लोगों के उस पड़ाव का भी जायजा लेंगे। इसके बाद तीनों लोग आकर देवदार वृक्ष के नीचे अपने अपने स्लीपिंग बैग में सो गए। इस बार फिर से इस बात का विवाद उठा कि कौन चीखती घाटी, मौन घाटी की खोज में जाए और कौन यहाँ तिब्बतियों की लोकेशन दे। कत्यूसा की इच्छा थी कि वह चीखती घाटी और मौन घाटी की खोज में भी जाए तथा हर्ष और चार्ली में से कोई एक तिब्बतियों का पीछा करे, लेकिन वे दोनों इस बात पर राजी नहीं थे। वे दोनों चाहते थे कि कत्यूसा वहीं पर रहकर तिब्बतियों की लोकेशन देखती रहे। वे दोनों घाटियों की खोज में जाए, लेकिन कत्यूसा नहीं मानी और अंततः तय हुआ कि आज की यात्रा सिर्फ चीखती घाटी तक सीमित रहेगी और वहां से लौटकर वे लोग तिब्बतियों की लोकेशन देखेंगे। संभावना यह थी कि चीखती घाटी की खोज में ज्यादा समय नहीं लगेगा और वे दोपहर तक अवश्य आ जाएंगे। इसके बाद उन्हें तिब्बतियों की लोकेशन जानने का भरपूर मौका मिलेगा। तीनों ने अपने कुछ सामानों को पैक करके शिलाखंडों के बीच में छिपा दिया और ट्रैकिंग के कुछ उपकरणों के साथ सुसज्जित होकर चीखती घाटी की खोज में निकल पड़े। वे लोग पाताल खड्ड के किनारे चलते हुए चंद्रलोक पठार के उत्तरी पूर्वी ढलान की ओर बढ़ रहे थे। वे रास्ते में असंख्य छोटे बड़े शिलाखंड, हरी भरी घासें, कटीली झाड़ियां, छोटे बड़े रंग बिरंगे पत्थरों के टुकड़े, बजरी और कंकड़ों के बीच से होते हुए काफी आगे निकल गए थे। चंद्रलोक पर्वत का ढलान तेज हो गया था, पर वे लोग बिना किसी मेहनत और परेशानी के तेज कदमों से ढलान से उतरते हुए घाटी में प्रवेश कर रहे थे। अब उन्हें काली नदी का स्वच्छ जल बहता हुआ कल कल करती जलधारा दिखने लगी। कालमेघ पर्वत का किनारा अब भी खड़ा था, बहुत ही ऊंचा था, जबकि उत्तर में घाटी अत्यधिक चौड़ी हो गई थी। घाटी का विस्तार दूर दूर तक था। कालमेघ पर्वत पर जमी बर्फ चमक रही थी। उसे खिसक खिसक कर हिमखंडों ने कालमेघ पर्वत में एक सकरी घाटी सी बना ली थी। थोड़ी ही देर में वे लोहित झील के पास पहुंचे, जिसके दक्षिण में कालमेघ पर्वत, पूरब में पठारनुमा चट्टानें और उत्तर में दूर दूर तक फैली हुई घाटी थी। इस घाटी में बड़े बड़े शिलाखंड ऐसे खड़े थे जैसे इन्हें किसी ने काटा और तराश करके खड़ा किया हो। इन शिलाखंडों की ऊंचाई 2 मीटर से लेके 5-6 मीटर तक थी। इनके बीच में तेज हवाएं चल रही थी। खड़ी खंभे जैसी चट्टानों का यह जंगल उत्तर पश्चिम की ओर घना होता चला गया था। इन शिलाखंडों के जंगल के कारण घाटी में कुछ भी आर पार तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। हवा में बड़ी ठंडक थी। इस घाटी में पहुंचकर तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था वे मंगल ग्रह पर पहुंच गए हों। सबने अपने अपने शब्दों में इस घाटी का वर्णन किया। सबसे पहले कत्यूसा ने कहा, दोस्तों यह जगह तो आंख मिचौली खेलने के लिए बड़ी अच्छी है। चार्ली ने कहा, ऐसी चट्टानों की कुदरती चित्रकारी हमने डिस्कवरी चैनल में एक बार देखी थी। मैंने सोचा था कि काश मैं वहां पहुंच जाऊं। आज मैं पहुंच गया। हर्ष ने अपनी राय जताई। अरे भैया, हमें तो यह घाटी शोले के गब्बर सिंह का इलाका नजर आ रही है। इस पर कत्यूसा ने हंसते हुए कहा, तो गब्बर सिंह और उसके सांबा से बचकर रहना। अब चार्ली ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, मुझे तो बड़ी प्यास लग रही है, चलो क्यों ना झील का पानी पी लिया जाए। कत्यूसा ने कहा, जब तुम्हें झील का पानी ही पीना था तो ये बोतल किस लिए लादे घूम रहे हो? चार्ली ने उत्तर दिया, ये तो जब पानी ना मिले तब के लिए है। ये कुदरती स्वच्छ जल पीने का लोभ भला कौन छोड़ पाएगा। आओ क्यों ना इसे चक्कर देखा जाए।
कत्यूसा ने कहा, ठीक है, तुम लोग जाकर जल पियो, तब तक मैं चट्टानों के बीच में घूमती हूँ। कत्यूसा चट्टानों में खो गई, जबकि हर्ष और चार्ली झील की तरफ बढ़ गए। झील के किनारे पहुंचकर वे झील के पानी को निहारने लगे। स्वच्छ जल में चट्टानी तल साफ नजर आ रहा था। हर्ष ने अंगुली में थोड़ा जल उठाकर, ये तो बड़ा ठंडा है, एकदम बर्फ की तरह। इस पर चार्ली ने कहा, कई दिनों से फ्रिज का ठंडा पानी पीने को नहीं मिला। इतना कहते हुए जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका और अंजलि में जल उठाया, तभी कत्यूसा की आवाज सुनाई पड़ी, ठहरो, ये सरोवर मेरा है। इसका जल पीने से पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जल पीते ही तुम मूर्छित हो जाओगे। चार्ली ने अंजलि में जल लिए हुए कहा, महोदया, मैं युधिष्ठिर नहीं हूँ। मैं तो जल पीने के बाद ही तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। इस बात पर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े और कत्यूसा चट्टान के पीछे से बाहर आ गई। उसने भी झील का पानी चखा और कहा, अरे ये पानी इतना ठंडा है, लगता है मेरे दांत ही टूटकर गिर जाएंगे। पानी का स्वाद लेने के बाद तीनों लोग उत्तर पूर्व की ओर चट्टानों के बीच से होते हुए बढ़ चले हुए घाटी के अंतिम छोर तक गए। वहां पर उन्हें गुफा का एक द्वार मिला। गुफा का द्वार सकरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों लोगों ने फैसला किया कि वो गुफा में प्रवेश करेंगे। तय ये हुआ कि तीनों में से एक पहले गुफा में प्रवेश करेगा, जिसके हाथ में टार्च भी होगी, उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, क्योंकि गुफा का द्वार नीचे सकरा और ऊपर चौड़ा था। इस प्रकार एक एक करके अंदर जाया जा सकता था। ये भी तय हुआ कि गुफा के अंदर जहां तक संभव होगा टार्च का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये तीनों लोग थोड़ा अंदर पहुंचकर थोड़ी देर तक आहट लेंगे, उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन तीनों में से इस बात का विवाद हो गया कि पहले कौन जाए। बात तय ये हुई कि पहले की तरह पत्थरों को लुढ़का कर लॉटरी के द्वारा फैसला होगा। कत्यूसा ने कहा, ठीक है, मैं पत्थर ढूंढ कर लाती हूँ। इस पर हर्ष ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह समस्या आएगी। कत्यूसा ने कुछ मायूस होकर कहा, ठीक है, अच्छी बात है। हर्ष ने कहा, जिसके नाम का पत्थर सबसे अधिक दूर जाएगा वही सबसे पीछे गुफा में प्रवेश करेगा। इतना कहकर उसने बैग से पत्थर निकाले और उन्हें तेजी से लुढ़का दिया। कत्यूसा लुढ़कते पत्थरों के पीछे तेजी से दौड़ पड़ी। उसने सबसे दूर तक गए हुए पत्थर को उठाया। इस पर उसके नाम का पहला अक्षर के लिखा हुआ था। उसके बाद उसने लौटते हुए अन्य दो पत्थर भी उठा लिए। उन पर भी के ही अंकित था। उसने तुरंत अपनी राइटिंग पहचान ली और खिसिया सी गई। उसे मालूम हो गया कि इन दोनों को उसकी चीटिंग का पता चल चुका है। उसने वापस तीनों पत्थर तेजी से चट्टानों के बीच लुढ़का दिए। पत्थर लुढ़कते हुए दूर चले गए। उसने उन दोनों के पास पहुंचकर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही सबसे पीछे चलूंगी। उसके बाद हर्ष और चार्ली ने तय किया कि सबसे आगे हर्ष रहेगा, उसके बाद चार्ली, उसके पीछे कत्यूसा गुफा में प्रवेश करेगी। इसी के साथ यह अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है।